नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन इतिहास में गुप्त काल पढ़ रहे थे, जिसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं। उसके बाद में मैं बीच में 2-4 दिन क्लासें नहीं ले पाया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। अब आगे से रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आपने पढ़ा, एक गुप्त काल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, इसकी जानकारी के स्रोत के बारे में हमने पढ़ लिया था। एक गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त ये है। गुप्त वंश में सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो समुद्रगुप्त है। इसमें हमने कुछ शासकों के बारे में बात की, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो है, चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल आपने पढ़ा 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक है। तो इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, इसका कार्यकाल आपने पढ़ लिया था 319 से 335 ईस्वी। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने का जो कार्य है वो कुषाण काल में हुआ है। कुषाण काल में सोने के सिक्के सबसे पहले चले हैं। और राजा रानी प्रकार के सिक्कों की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया है। चंद्रगुप्त प्रथम में पहला शक्तिशाली शासक कह सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का आदि संस्थापक या संस्थापक माना जाता है, लेकिन ये इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त का कार्यकाल जो है वो 335 से 375 ईस्वी माना जाता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में बातें करें तो समुद्रगुप्त में आपको ध्यान रखना है, इसको विसेंट समिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन, आपसे पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है तो समुद्रगुप्त को कहा गया। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्तों में सबसे शक्तिशाली शासक है। सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार जो है वो समुद्रगुप्त ने किया है। इसकी उपाधि की हम बात करें, उपाधि कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। कविराज की उपाधि, व्याघ्र परक्रमांक की उपाधि धारण की, अप्रतिरथ की उपाधि धारण की, पराक्रमांक और परम भागवत ये उपाधियां इन्होंने धारण की हैं। कौन कौन सी उपाधि धारण की हैं? कविराज, ये संगीत प्रिय भी माने जाते हैं। इनकी हम मुद्राएं पढ़ेंगे, उन मुद्राओं पे इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो कविराज की उपाधि, व्याघ्र क्रमांक, अप्रतिरथ, पराक्रमांक और परम भागवत, ये इन्होंने उपाधियां धारण की हैं। इन्होंने जो मुद्राएं चलाई हैं वो मुद्राएं 6 प्रकार की हैं। 6 प्रकार के इन्होंने सिक्के चलाए हैं। उसके लिए आप याद रख सकते हैं ट्रिक, जीडीपी। जैसे अभी भारत के जीडीपी के आंकड़े आए और जीडीपी का आंकड़ा आया -23, क्या है -23, तो लोगों ने क्या कहा, वो इतनी गिर गई जीडीपी, तो जीडीपी वो, ये इसकी ट्रिक है। अब इसमें जी से बन जाएगा गरुड़ प्रकार, जी से गरुड़ प्रकार, डी से धनुर्धर, पी से पारसु प्रकार के सिक्के, व्याघ्र, अश्वमेघ, व्याघ्र के बाद अश्वमेघ प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के, और वीणा वादन, ये 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई। किसने? समुद्रगुप्त ने। तो इसमें गरुड़ प्रकार के जो सिक्के हैं इनमें बताया गया है कि नागवंशी जो शासक हैं, नागवंशी, उनको हरा करके
और गरुड़ प्रकार के सिक्के चलाए हैं। धनुर्धर में धनुर लिए हुए राजा का चित्र अंकित है। परसों में परशु धारण किए हुए हैं। व्याघ्र में व्याघ्र बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। बाघ का शिकार करते हुए। अश्वमेघ एक प्रकार का यज्ञ होता था जिसमें क्या होता था कि एक घोड़ा छोड़ा जाता था और ये घोड़ा जहाँ जहाँ घूम के आता था और कोई सामने वाले साम्राज्य या पड़ोसी प्रांत का शासक उस घोड़े को नहीं रोकता था तो उतना अधिकार उस राजा का क्षेत्र हो जाता था। तो इसलिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार का यज्ञ करवाया था। सिक्कों पे इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक इनका उल्लेख मिलता है कांच नाम से। कहा गया है कि एक इनका छोटा भाई था। कुछ इतिहासकार कांच नाम इनका खुद का देते हैं, कुछ इनके छोटे भाई का नाम बताते हैं कांच। एक इनका स्तंभ मिलता है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है, यह आपने पढ़ लिया है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार है हरिसेन। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है और एक महत्वपूर्ण पद पे भी है। प्रयाग प्रशस्ति के चौथे श्लोक में ये क्वेश्चन बनता है। यहाँ से चौथे श्लोक में उत्तराधिकारी बनाया गया है, उल्लेख है। इसको उत्तराधिकारी बनाया गया, वो उल्लेख है कहाँ पे, चौथे श्लोक में उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। ऐसा पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति के 7वें श्लोक में क्या उल्लेख है, तो इसके 7वें श्लोक में उल्लेख है कि इसकी विजयों का उल्लेख किया गया है। विजयों का उल्लेख पूछे आपसे तो 7वें श्लोक में किया गया है। तो समुद्रगुप्त का कार्यकाल 335 से 375। विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। उपाधि की बात करें तो कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक और परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की है। प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार जो हैं वो हरिसेन हैं और इसके चौथे श्लोक में इसको उत्तराधिकारी बनाया गया, वो उल्लेख किया गया है। और इसके 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की मुद्राएं जो हैं वो 6 प्रकार की हैं। जीडीपी वाव, जी से गरुड़ प्रकार, डी से धनुर्धर, पी से परशु, वी से व्याघ्र, ए से अश्वमेघ और वी से वीणावादक। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया है। एक इसका हम पढ़ेंगे पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति। तो इसने उत्तरापथ के 9 और दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया है। उत्तरापथ के 9 और दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया। तो प्राचीन भारत के हम मैप की बात करें तो इसमें ये जो क्षेत्र था ये प्राचीन भारत का मैप है एक तरह से। अब इसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरापथ क्षेत्र है। उत्तरापथ, यहाँ पे जो इसने युद्ध के लिए नीति अपनाई है उस नीति का नाम है परस्पोधरण नीति। ये वाला जो क्षेत्र है इसके लिए जो नीति इसने अपनाई है आत्मनिवेदन कन्योपायन। आत्मनिवेदन कन्योपायन, ये वाला जो क्षेत्र है इधर दक्षिणापथ वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो नीति अपनाई है ग्रहणा मोक्षानुग्रह, ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई है। ग्रहणा मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसमें जो जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये
तो उत्तरापथ के जो थे, इसको ऐसे भी क्वेश्चन आता है पेपर में, मगध के आसपास के जो इसके सीमा प्रांत जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, उनके लिए इसने कौन सी नीति अपनाई? तो आपको बताना परसबोधरण की नीति अपनाई। अब आपके माइंड में आए कि परसबोधरण की नीति क्या है? तो परसबोधरण की नीति का मतलब था कि राज्य पर अधिकार करो, राज्य पर अधिकार करो और उस पर शासन चलाओ, आक्रमण कर लो, अधिकार करके और साम्राज्य में मिला करके और उस पर शासन कीजिए। ये परसबोधरण की नीति अपनाई थी। ये जो पश्चिमी क्षेत्र वाले प्रांत थे, इसके लिए इसने नीति अपनाई आत्मनिवेदन कन्योपायन नीति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि वो स्वयं आकर के आग्रह करें, निवेदन करें समुद्रगुप्त से, और कन्योपायन अपनी कन्या का विवाह करें। कन्योपायन का मतलब अपनी कन्या का विवाह करें, विवाह करके और इसके साथ में समझौता कर लें एक तरह से। तो आत्मनिवेदन कन्योपायन की नीति अपनाई है। दक्षिणापथ के लिए नीति अपनाई ग्रहणा मोक्षानुग्रह, उन पे अधिकार किया जाए और अधिकार करने के बाद में उनसे धन प्राप्त करें, उस साम्राज्य से क्या करें? धन प्राप्त किया जाए। उसके बाद उनका प्रांत वापिस दे दिया जाए, प्रांत वापिस, उनका जो साम्राज्य है वो वापिस लौटाने की बात की गई है। किसमें? ग्रहणा मोक्षानुग्रह, दक्षिणापथ के लिए नीति अपनाई गई। तो ये हमने समुद्रगुप्त के बारे में बातें की हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा कि आपने पढ़ा, समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त शासक बने, लेकिन रामगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के भाई थे। और जब मलेच्छाओं का आक्रमण हुआ या हुणों का जो आक्रमण हुआ, तो उसने उस आक्रमण से बचने के लिए अपनी पत्नी ध्रुव देवी जो है उसको सौंपने के लिए, उस विपक्ष के शासक को सौंपने के लिए तैयार हो गया। इस बात का पता जब चंद्रगुप्त द्वितीय को चला तो इसने उस बात से नाराज होकर के और विरोधी शासकों पर आक्रमण किया ध्रुव देवी के वेश में और उनको हराया। उसके बाद में रामगुप्त की हत्या कर दी। रामगुप्त की हत्या के बाद में इसने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और अपना शासन चलाया। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन जो है गुप्त काल में एक इम्पोर्टेंट काल, महत्वपूर्ण काल माना गया है। इसका कार्यकाल हम कह सकते हैं 375 से 414। इसके शासन काल में विदेशी यात्री हवेनसांग आया है, फाहियान आया है। तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखिए। सबसे पहले उपाधि, इसने देवराज, देवश्री, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ये उपाधियां धारण की हैं। उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उज्जैनी के अंतिम शासक भी कह सकते हैं इसको। उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए हैं। चांदी के सिक्के चलाता है। एक इसका मिलता है मेहरौली लोह स्तंभ। मेहरौली लोह स्तंभ जो है ये दिल्ली में मिलता है कुतुब मीनार के पास से, और ये एक ऐसा
स्तंभ लेख है जो लोहे का है, लेकिन इसके जंग नहीं आया है। लोहे का है और अभी तक भी इसके क्या नहीं आया है, जंग नहीं आया है। इस पे चंद्र नामक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? चंद्र नामक नाम मिलता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए अंकित है। किसके लिए अंकित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए अंकित है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसने उपाधि दान की थी देवराज, देवश्री, देवगुप्त, विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि दान की। उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि दान की है। जैसा आपने पढ़ा है कि गुप्त काल की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। गुप्त काल की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। गुप्त काल की दूसरी राजधानी जो है वो उज्जैनी स्थापित करता है। दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया गया है गुप्त काल में, ये ध्यान रखना है। इसके कार्यकाल में फाहियान आता है। कौन आता है? फाहियान। फाहियान जो है वो चीनी यात्री है और भारत में ये रहता है 399 से 414 लगभग। अब फाहियान चीन से मध्य एशिया होता हुआ, फाहियान जो है वो स्थल मार्ग से आता है भारत में। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो है फाहियान से रिलेटेड वो सीख लीजिए कि फाहियान भारत में किस मार्ग से आया, तो आपको बताना स्थल मार्ग से। फाहियान भारत से वापस गया तो आपको बताना है जल मार्ग से गया। किस मार्ग से गया था? जल मार्ग। अब ये मध्य एशिया होता हुआ सबसे पहले खोतान पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? खोतान। और खोतान में एक गोमती विहार का उल्लेख करता है। खोतान में गोमती विहार का उल्लेख करता है। खोतान के बाद में आता है तक्षशिला। तक्षशिला आता है। तक्षशिला के बाद की हम बात करें तो ये मध्य देश की यात्रा करता है। मध्य देश। उसके बाद में ये पाटलिपुत्र आता है। अशोक के राजमहलों की यात्रा करता है। अशोक ये वही है मौर्य काल वाला। अशोक एक ही हुआ है, गुप्त काल में कोई अशोक नहीं हुआ। अशोक के राजमहल देखता है। क्या देखता है? अशोक के राजमहल। अशोक के राजमहलों के लिए कहता है कि ये महल इतने बड़े और सुंदर हैं जैसे इनका निर्माण देवताओं के द्वारा करवाया गया है। यहाँ पे बात करता है कि इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है? देवताओं के द्वारा करवाया गया है, ऐसा फाहियान कहता है। क्वेश्चन आए कि अशोक के जो राजमहल हैं उन्हें देवताओं द्वारा निर्मित किस विदेशी यात्री या चीनी यात्री ने बताया है? तो फाहियान ने बताया है। अशोक के राजमहल के बाद में हम कह सकते हैं श्रावस्ती गया है। श्रावस्ती की यात्रा की थी। यहाँ पे एक विहार है, जीतवन विहार का उल्लेख करता है। जीतवन विहार का उल्लेख करता है। उसके बाद में ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता हुआ, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होता हुआ वापिस चीन चला जाता है। तो फाहियान जो है, इसकी पुस्तक की हम बात करें तो इसकी पुस्तक का नाम है फा की फो के की भी आता है ऑप्शन में, कई बार फाके की आता है, तो ये इसकी पुस्तक है। तो फाहियान की हम बात कर रहे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया है। इनका कार्यकाल भारत में 399 से 414 है और ये स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से भारत से चला गया। और पहले मध्य एशिया आता है। मध्य एशिया में खोतान आता है, तक्षशिला की यात्रा करता है, ये मध्य देश पहुंचता है, पाटलिपुत्र पहुंचता है। अशोक के राजमहलों को ये देवताओं के द्वारा निर्मित बताता है। श्रावस्ती की यात्रा की है। जीवत वन विहार है यहाँ पे। खोतान में गोमती विहार का उल्लेख किया गया है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से ये चीन चला गया है। अब ये किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए आता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से किस शासक के नाम का उल्लेख फाहियान ने नहीं किया है? तो
तो फाहियान ने अपने किसी भी साहित्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया, यह आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख इसने नहीं किया है। और इसने क्या क्या बातें बताई हैं? इसने कहा है कि भारत के लोग जो हैं वो मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। फाहियान कहता है भारत के लोग जो हैं वो मांस, मदिरा, शराब, लहसुन, प्याज इनका प्रयोग नहीं करते खाने में। दूसरी बात कहता है कि यहाँ पे किसी पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है तो उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाती, उसका एक हाथ काट दिया जाता है। हाथ काटने की बात करता है। इसी तरीके से चांडाल का उल्लेख करता है। चांडाल, चांडाल आपसे पूछे कि फाहियान ने जो चांडाल का उल्लेख किया है उससे क्या तात्पर्य है, तो इसने कहा है कि उच्च वर्ण की माता हो, उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण का पिता हो, निम्न वर्ण का पिता हो, उनके जो संतान पैदा होते हैं उन्हें फाहियान ने चांडाल कहा है। जीव हत्या के लिए भी कहा इसने कि जीव हत्या जो है उसका विरोध किया जाता है, जीव हत्या नहीं की जाती है। तो ये फाहियान ने यहाँ का उल्लेख किया है। तो ये हमने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा। इसके कला संस्कृति के बारे में अलग से पढ़ेंगे। इसके साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य, गुप्त काल के अभिलेख को अलग से पढ़ेंगे। अभी हम राजाओं के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके दरबार में प्रसिद्ध 9 विद्वान भी रहते थे जिनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। अगला शासक है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल है वो 414 से या 415 से माना जाता है 455 तक। इसकी उपाधि की बात करें हम, उपाधि में महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी इसने। महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र की उपाधि धारण की थी। श्री महेंद्र अश्वमेघ की उपाधि धारण की है। महेंद्र अश्वमेघ की उपाधि इसने धारण की है। सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। ऐसा पूछे कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले, तो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो है वो कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। सर्वाधिक अभिलेख किसके मिले हैं, कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं गुप्त काल में। बिलसड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमंदड़ा अभिलेख, ये इसके महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। मंदसौर अभिलेख से हमें इसके सुव्यवस्थित शासन की जानकारी मिलती है। सुव्यवस्थित जो शासन किया था उसकी जानकारी मिलती है। करमंदड़ा अभिलेख से हमें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, इसकी जो रचना की गई है करमंदड़ा अभिलेख की, वो की है वत्स भट्टी ने। वत्स भट्टी इसके रचनाकार हैं। तो ये हम कुमारगुप्त पढ़ रहे हैं। इसकी उपाधि की बात करें तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र अश्वमेघ। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं कुमारगुप्त के मिले हैं। बिलसड अभिलेख, मंदसौर अभिलेख से सुव्यवस्थित शासन की जानकारी मिलती है। एक करमंदड़ा अभिलेख है। इसी के शासन काल में नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना होती है। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसके शासन काल में होती है, कुमारगुप्त के काल में होती है। मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का चित्र पूछे आपसे
किस गुप्तकालीन शासक ने प्रारंभ किया है? तो मुद्राएं जो हैं उन पे गरुड़ का चित्र होता था। गरुड़ प्रकार की जो मुद्राएं हैं समुद्रगुप्त ने चलाई थी। अब यहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम जो है इसके द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई हैं उसमें गरुड़ पक्षी का जो चित्र है उसके स्थान पर किसका चित्र आ जाता है? मयूर का चित्र आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हो गया, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी। एक बेतरी स्तंभ लेख जो है, बेतरी स्तंभ लेख, बेतरी स्तंभ लेख इसी का है। इस पे हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूण आक्रमण की जानकारी, हूण आक्रमण की जानकारी। जूनागढ़ अभिलेख है एक, जूनागढ़ अभिलेख। इसमें हुणों को मलेच्छा कहा गया है। हुणों को मलेच्छा कहा गया है। हुणों को मलेच्छा कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन जेल, सुदर्शन जेल का पुनर्निर्माण करवाया है। सुदर्शन जेल का पुनर्निर्माण करवाया है। ये वही सुदर्शन जेल है जो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। तो ये हमने स्कंदगुप्त के बारे में बात की है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी है। बेतरी स्तंभ लेख में हमें हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हुणों को मलेच्छा कहा गया है और जूनागढ़ अभिलेख में ये बात मिलती है कि सुदर्शन जेल जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया है। तो ये हमने गुप्तकालीन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन कला संस्कृति, गुप्तकालीन स्थापत्य कला की बात करेंगे। धन्यवाद।